हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं अजय कुमार, जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि राउल्ट का नियम आज पढ़ाएंगे, तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड आपका 5 मार्क्स का सवाल आता है, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, इनसे फॉर्मूला आता है। चेक करते हैं किस तरीका से इसका फॉर्मूला डिराइव होगा और क्या कहता है ये नियम, इसके बारे में हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको राउल्ट के नियम के लिए आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक पदार्थ होता है वाष्पशील और एक होता है अवाष्पशील। जैसा हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था, वे पदार्थ जो क्या करते हैं, जो वाष्प में जो क्या बनते हैं, वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वाष्पशील पदार्थ कहते हैं। और वह पदार्थ जो वाष्प में परिवर्तन नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं अवाष्पशील पदार्थ। तो यहाँ जो चर्चा होने वाली है वो ये था कि जिस पदार्थ को हम घुलाएंगे वो भी वाष्पशील होगा, और जिस विलायक के अंदर, जिस द्रव के अंदर घुलाएंगे वो भी क्या होगा, वाष्पशील होगा। यानी यहाँ जो द्रव होगा वो भी वाष्पशील होगा, और जो इसके अंदर विलेय मिलाएंगे वो भी क्या होगा, वाष्पशील होगा। क्या होगा, वाष्पशील होगा। अब होता क्या है कि जैसे आप वाष्पशील पदार्थ को मिलाते हैं तो पहले से भी वाष्प बन रहा था, और ये जो विलेय है वो आएगा, उसके द्वारा भी क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। अब वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब को क्या कहते हैं, वाष्प दाब। हमने बताया था पिछले क्लास में, जब कोई द्रव जब वाष्प में बदलता है तो ऊपर जब जाता है तब सतह के ऊपर एक दाब लगाता है, जिसको कहते हैं क्या, वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प दाब। अब ये जो वाष्प दाब होगा वो दो प्रकार के होंगे। ये जो यहाँ जो दाब लगेंगे, जिसको हम नाम दे रहे हैं क्या, वाष्प दाब, ये दो तरह के पदार्थों के द्वारा लगेगा। एक होगा विलेय के द्वारा और एक होगा विलायक के द्वारा। एक होगा विलेय के द्वारा और एक होगा विलायक के द्वारा। तो यहाँ जो इसका आंशिक वाष्प दाब होगा, यानी जो विलयन के अंदर विलेय का जो वाष्प दाब होगा उसको हम डिनोट करेंगे PA से, और उसी तरीका से यहाँ जो विलयन के अंदर वाष्प दाब होगा विलेय के द्वारा, उसको हम डिनोट करेंगे क्या चीज से, PB से। क्या चीज से, PB से। और जब ये विलेय अकेले रहा होगा, शुद्ध अवस्था में रहा होगा, तब भी ये वाष्प में बदल रहा होगा, क्योंकि हमने बताया है कि जो पदार्थ है वो वाष्प में बदलते रहता है और वो दाब लगाते रहता है। तो जब ये शुद्ध अवस्था में रहेगा विलेय, जिसको हम A मान लिए हैं, विलायक जिसको हम B मान लिए हैं, तो जब शुद्ध अवस्था में रहेगा तब भी यहाँ दाब लगेगा, सतह पर क्या लगाएगा, दाब लगाएगा, जिसको हम P0A मानते हैं। उसी तरीका से जो द्रव है, वो द्रव जो है खुद ब खुद वाष्प में बदलेगा और वो दाब लगाते रहेगा नीचे की ओर, तो उसके शुद्ध अवस्था के दाब को हम क्या मानेंगे, P0B मानेंगे। यहां तक क्लियर है कि जब कोई पदार्थ विलेय शुद्ध अवस्था में रहेगा तो ये वाष्प में बदलते रहेगा, वहां दाब लगाएगा, उस दाब को हम P0A मानते हैं, जिसको बोलेंगे कि विलेय का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। जो द्रव है, जैसे जल है, वो भी वाष्प में बदलते रहता है, उसके द्वारा लगाया गया दाब को P0B यानी विलायक का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब हो गया। अब जब इसको मिलाएंगे तो दोनों आपस में मिलेगा, और मिलने के बाद विलयन बनाएगा, और उस विलयन में से भी क्या होगा, वाष्प निकलेगा और वो दाब लगेगा। तो वहां जो आंशिक दाब होगा उसको हम PA विलेय का और PB विलायक का आंशिक वाष्प दाब के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आता है कि राउल्ट ने क्या कहा। राउल्ट ने कहा कि किसी भी विलयन में जब आप वाष्पशील विलेय मिलाते हैं, वाष्पशील विलायक के अंदर मिलाते हैं, तो जो आंशिक वाष्प दाब होता है, ये जो आंशिक वाष्प दाब होता है, चाहे विलेय का चाहे विलायक का, वो बराबर होता है मोल अंश और उसके शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। कहने का मतलब, अगर हम चाहते हैं कि ये जो कुल वाष्प दाब यहाँ से जो वाष्प बन रहा था, यहाँ A भी बन रहा है, B भी बन रहा है, A मतलब विलेय, B मतलब विलायक, ये दोनों वाष्प में बदल रहे होंगे, तो नीचे की ओर सतह पर दाब लगा रहे होंगे, तो उसको हम विलयन का कुल दाब कहेंगे। अब उस कुल दाब में A का कितना हिस्सा होगा,
उसको हम पीए मानते हैं, आंशिक वाष्प दाब। तो राउल्ट ने बोला ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा इस जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे विलेय की अगर निकालना चाहते हैं तो विलेय का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब कितना है, तो P0A है, और मोल अंश, और क्या होगा, मोल अंश। तो विलेय के मोल अंश को क्या चीज से डिनोट करेंगे, XA से। ये आपका राउल्ट का नियम हो गया। जब किसी वाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलायक में मिलाते हैं तो विलयन के अंदर विलेय का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। इसे ही क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। ये तो हमने विलेय के लिए निकाला। अगर हम विलायक का निकालना चाहते हैं आंशिक दाब, तो क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा बराबर, ये जब शुद्ध अवस्था में था तब उसका वाष्प दाब कितना था, पीबी, और मोल अंश क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा। ये दोनों मिलाकर राउल्ट का नियम कहेंगे, चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो। तो क्या कहा जा रहा है, किसी निश्चित ताप पर क्या कहा जाता है, किसी निश्चित तापमान पर वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में प्रत्येक घटक का, चाहे वो विलेय हो चाहे विलायक हो, उसका आंशिक वाष्प दाब, अभी अभी हमने बताया आंशिक वाष्प दाब को क्या चीज से डिनोट करते हैं, तो कहिएगा PA से डिनोट करते हैं। उसके शुद्ध रूप के वाष्प दाब और विलयन में उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए ये शुद्ध अंश का मोल वाष्प दाब है और ये इसका मोल अंश है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो उसका विलयन के अंदर आंशिक वाष्प दाब निकलेगा। और यहाँ विलायक हो या विलेय हो, दोनों का सूत्र क्या होगा, सेम होगा, बराबर होगा। फिर से एक बार बताते हैं, राउल्ट का नियम वाष्पशील विलेय के लिए पूछेगा। अभी यहाँ वाष्पशील विलेय की बात हो रही है जिसमें दोनों विलेय और विलायक दोनों वाष्प में बदलेंगे। तो मान लेते हैं एक बार और आपको समझाने के लिए, ये विलेय है जिसका नाम A है, तो ये क्या होगा, तो ये वाष्प में बदलेगा। क्यों वाष्प में बदलेगा, क्योंकि आपने शुरू में ही लिखा है कि वाष्पशील लेना है। पदार्थ दो प्रकार का, एक वाष्पशील और एक अवाष्पशील। जो वाष्प में बदलेगा उसे वाष्पशील, तो हम विलेय वो ले रहे हैं जो वाष्प में बदलेगा। अभी अकेले है तो ये नीचे की सतह पर यानी द्रव के सतह पर दाब लगाएगा। अभी अकेला है तो इसके द्वारा लगाया गया दाब को शुद्ध वाष्प दाब कहेंगे। उसी तरीका से एक बर्तन और लेते हैं और इसमें विलायक लेते हैं। विलायक भी द्रव अवस्था में ले सकते हैं और ये भी क्या होगा, वाष्प में बदलेगा। तो इसके द्वारा लगाया गया सतह पर दाब को हम क्या मान लेंगे, P0B। यहां तक समझ गए कहानी। एक विलेय था, एक विलायक था, दोनों अकेले अकेले दाब लगा रहा था। अब इन दोनों को हम मिलाते हैं, विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विलयन। जब विलयन बनाएंगे तो यहाँ A भी होगा और B भी होगा, और इन दोनों के वाष्प बनेंगे तो यहाँ दाब लगेगा। अब ये दाब जो होगा वो कुल दाब होगा। अब कुल दाब मतलब A के द्वारा और B के द्वारा मिला जुला होगा। इस A और B में मतलब कुल दाब में A का कितना हिस्सा होगा उसको आंशिक दाब कहेंगे, PA A का, और PB मतलब B का। तो हम चाहते हैं कि इस विलयन में विलेय का कितना अंश है दाब में, विलायक का कितना अंश है यानी आंशिक दाब है। तो राउल्ट ने बताया कि इसमें मिलाए गए द्रव, जो भी द्रव मिलाते हैं या तो विलेय या विलायक, जिसका भी निकालना चाहते हैं आंशिक दाब, तो उसका शुद्ध अवस्था का दाब लेकर आइए तो P0A, और इसमें विलयन में मोल अंश, तो मोल अंश को X से डिनोट करते हैं, A लिख दीजिएगा। उसी तरीका से PB बराबर हो जाएगा P0B और XB। इसे ही क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। अब यहाँ क्या क्या यूज किए, ये है विलेय का आंशिक दाब, ये है विलेय का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, ये है मोल अंश। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, बारी बारी से आप इसको देख लीजिएगा। इतना आप लिखिएगा, आपको नंबर दिया जाता है क्या चीज के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राउल्ट का नियम था। अब आता है क्या चीज, डाल्टन का नियम। इसी पर आधारित है डाल्टन का नियम। डाल्टन ने बताया किसी भी विलयन का कुल दाब कितना होगा। ठीक है, किसी भी विलयन में कुल दाब कितना होता है ये आपसे पूछा जाता है। मान लीजिए एक विलयन है A और B का, तो ये जब वाष्प में बदलेगा तो यहाँ पर कुल दाब लगेगा, यहाँ पर दाब, इस दाब का वैल्यू कितना होगा, तो P बराबर कितना होगा, P माने T माने टोटल, P माने प्रेशर, कुल वाष्प दाब कितना होगा। तो आप कहिएगा सर A के द्वारा लगाया गया दाब, B के द्वारा लगाया गया दाब, ये दोनों दाब को जोड़ दिया जाएगा तो निकल जाएगा। तो PT बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर A के द्वारा आंशिक दाब
और बी के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, टोटल दाब निकल जाएगा। तो पीटी बराबर क्या हो जाएगा, पीए प्लस पीबी। ये डाल्टन का नियम है। तो क्या कहता है, किसी विलयन में कुल वाष्प दाब निकालना चाहते हैं, वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब को वाष्प दाब, तो कुल वाष्प दाब कितना होगा कोई पूछेगा, तो डाल्टन ने बताया कि दोनों का हिस्सेदारी अंश जोड़ लीजिए। ऐसे समझिए, मान लीजिए एक घर में दो लड़के हैं और दोनों बाहर काम करते हैं और वो पैसा भेजते हैं, कोई ज्यादा कोई कम, तो उस घर का टोटल इनकम कितना हुआ कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे कि जो दोनों लड़के पैसा भेज रहे हैं घर पे वो दोनों जोड़ लीजिए। कोई 10 रुपया भेज रहा है, कोई 20 रुपया, तो जोड़ देंगे तो कितना होगा, 30 रुपया। ऐसे ही यहाँ पर भी समझिए, मान लीजिए ए के द्वारा यहाँ लगाया गया दाब 10 है, बी के द्वारा लगाया गया दाब 20 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ये बात, लेकिन हम नहीं बोल रहे हैं, ये किसने बोला था, डाल्टन ने, कि किसी विलयन में कुल वाष्प दाब जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो विलेय और विलायक के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। आंशिक दाब के क्या होता है, योग के बराबर होता है। कौन सा दाब, कुल विलयन का कुल दाब। याद रखेंगे कुल दाब किसके बराबर होगा, तो आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। और हम अभी अभी आपको फॉर्मूला बताए थे कि पी ए अगर लिखना होगा तो राउल्ट कहता है कि आंशिक दाब बराबर होता है P0A और क्या होता है XA, और PB अगर लिखना चाहते हैं तो PB बराबर हो जाएगा P0B और क्या हो जाएगा XB। अब यही दोनों वैल्यू यहाँ पुट किया जाएगा, तो पुट किया गया है, देखिए इसके जगह पर इतना और इसके जगह पर इतना। अब एक और बात आपको पीछे बता चुके हैं कि अगर आपको किसी एक का मोल अंश पता हो तो दूसरे का निकालने के लिए एक 1 माइनस कर दिया जाएगा। तो अगर हम इस XA के जगह पर कितना लिख दें, इतना लिख दें 1 माइनस XB, तो ये निकल कर आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा, इसके साथ ये प्लस ये। अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी XB है, यहाँ भी XB है, XB कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, PA, और यहाँ बचेगा PB। चूंकि माइनस कॉमन लिया है तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो आप देख सकते हैं डाल्टन के नियम के अनुसार किसी विलयन का कुल वाष्प दाब किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा वाष्प दाब शुद्ध अवस्था का विलेय का और विलायक का, और क्या चाहिए, विलायक का मोल अंश चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे XB के जगह पर भी लिख सकते थे, XB बराबर लिख सकते थे कितना, 1 माइनस XA। तो आप यहाँ भी चेंज करके ये निकालते तो फिर फॉर्मूला में यहाँ पहले P0B होता, यही रहता, बस यहाँ पर XA हो जाता। तो डाल्टन का नियम हमने सीखा, पहले सीखा राउल्ट का नियम, वो आंशिक दाब कितना होता है किसी विलयन के अंदर, किसी विलेय का या विलायक का आंशिक दाब निकालना हो। अच्छा, आंशिक दाब तभी होगा जब विलेय या विलायक क्या होगा, वाष्पशील होगा, यानी जब वाष्प में बदलेगा तब उसके द्वारा दाब लगेगा। अगर कोई पदार्थ वाष्प में बदल नहीं रहा हो तो उस स्थिति में उसका वाष्प दाब 0 होगा। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये प्लास्टिक का बना है, ये खुद ब खुद वाष्प में नहीं बदलेगा, तो जब ये नहीं बदलेगा तो इसका वाष्प दाब कितना होगा, 0। चीनी की अगर बात करें, खुद ब खुद वाष्प में नहीं बदलता है, वाष्प नहीं परिवर्तित होता है, तो उसके द्वारा लगाया गया वाष्प दाब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने दो नियम सीखा, कौन कौन सा नियम सीखा, तो हमने सीखा डाल्टन का नियम और किसका नियम, राउल्ट का नियम। हमने सीखा राउल्ट का नियम। कोई पूछेगा कि राउल्ट का नियम क्या होता है, किसके लिए, तो याद रखिए, ये हमेशा याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा तो याद रखिए ये किसके लिए बता रहे हैं, वाष्पशील पदार्थ के लिए बोल रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि आंशिक दाब जो होता है वो शुद्ध अवस्था का दाब और मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। पीबी बराबर क्या हो जाएगा, ये आंशिक दाब है, ये शुद्ध अवस्था का दाब है और ये मोल अंश है। ये दोनों इकट्ठे बोलिएगा, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है राउल्ट का नियम का। अब आता है डाल्टन का नियम। तो डाल्टन का नियम क्या कहता है, ये कुल वाष्प दाब का डाल्टन का नियम। डाल्टन का नियम अगर हम इसकी बात करें तो ये कहता है कि कुल वाष्प दाब जो होता है वो आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। और आंशिक दाब का फॉर्मूला ये दोनों रख दीजिएगा, कट कर कुछ आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्या, आंशिक दाब के लिए डाल्टन का और किसके लिए,
और राउल्ट का नियम आता था। अब राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं हैं। आपसे कहेगा कि राउल्ट का नियम लिखें, राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखें। तो ये जो राउल्ट का नियम हमने बताया ये पूरा लिखिएगा। ये राउल्ट का नियम हुआ, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ, ये क्या क्या है, और उसके बाद आपका सीमाएं पूछेगा तो ये लिखिएगा। इसमें कुछ सीमाएं लिखा हुआ है, कुछ का मतलब क्या क्या सीमाएं हैं पढ़ लेते हैं। ये बहुत तनु विलयन के लिए लागू होता है, याद रखिएगा। तनु का मतलब आप कह सकते हैं पतला। जैसे हमारे घरों में बनता है, कुछ खाना वगैरह बनता है, तो जैसे आप आजकल गर्मी का दिन है तो सत्तू आप घोल के पीते हैं, तो देखे होंगे कहीं पे गाढ़ा सत्तू घोला जाता है, कहीं पे पतला। तो पतला और गाढ़ा उसको थोड़ा केमिस्ट्री में हार्ड बनाने के लिए, ताकि कोई भी आसानी से ना पढ़े, इसके लिए हम सांद्रित कहते हैं और तनु कहते हैं। तनु का मतलब हो गया पतला और सांद्रित का मतलब हो गया गाढ़ा, है ना, देसी भाषा में यही हुआ। तो बहुत तनु विलयन के लिए ये आदर्श रूप से लागू होता है, यानी ज्यादा गाढ़ा विलयन के लिए राउल्ट के नियम लागू नहीं होता है। यानी आंशिक दाब का सूत्र जो होता था शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब और मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है, ये तब लागू होगा जब क्या होता है, तनु होगा। और यह नियम तब लगता है जब आपस में कोई भी अणु आपस में अभिक्रिया नहीं करता है। हालांकि विलयन का भी परिभाषा में ये रहता है कि जब दो पदार्थों को इस तरह से मिलाया जाए कि वो समांगी मिश्रण बने और आपस में रिएक्शन ना करे, रिएक्शन नहीं होना चाहिए, विलयन का ये शर्त है। तो उसी क्रम में ये जोड़ा गया है कि राउल्ट का नियम तभी लागू होगा जब विलेय और विलायक दोनों आपस में अभिक्रिया नहीं करते हो। अगर अभिक्रिया करेंगे तो कुछ नया प्रोडक्ट बन जाएगा, उसका वाष्प दाब कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना। या रिएक्शन के अलावा आपस में टूटना और जुटना भी नहीं होना चाहिए। एक तो रिएक्शन हो गया, रिएक्शन करके A + B = C बन गया, यानी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिला और कुछ नया पदार्थ बन गया, तो अभिक्रिया हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि नहीं नहीं, ये टूटना भी नहीं चाहिए और ये जुटना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये नियम उन्हीं पदार्थों के लिए लागू होगा जो बहुत तनु हो, पतला विलयन हो, जो आपस में रिएक्शन नहीं करते हो, और ना ही विलयन बनते वक्त ना तो टूटते हो और ना ही जुटते हो। कितने सीमाएं हुए, 3 सीमाएं हुए। राउल्ट के नियम का 3 सीमाएं वाष्पशील पदार्थ के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला हो गया कि ये तनु विलयन के लिए लागू हुआ, ज्यादा गाढ़ा विलयन के लिए लागू नहीं होगा। दूसरा हो जाएगा आपका कि वैसा विलेय या विलायक जो आपस में अभिक्रिया नहीं करते हो, तब वो विलयन में लागू होगा। और तीसरा, ऐसा विलायक और विलेय जो टूटते और जुटते भी नहीं हो आपस में, तब ये नियम क्या होता है, लागू होता है, ठीक है। अब आता है आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श आप कई बार सुने होंगे, इसको इंग्लिश में आइडियल और क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। आइडियल और नॉन आइडियल, आदर्श और क्या होता है, अनादर्श होता है। आदर्श जब भी बात करते हैं तो वहां ये चीजें देखा जाता है कि वो हर नियम कायदे से चलता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, आदर्श बोलेंगे। अनादर्श का मतलब होता है वो नियम पर आधारित नहीं हो, वो अपना खुद का नियम बनाता हो, रोज नियम बनाता है, रोज तोड़ता है, तो उसे क्या बोलेंगे, अनादर्श बोलेंगे। ये शब्दों का मतलब हम समझा रहे हैं। हम लोग कई बार देख सुने हैं आदर्श पुरुष के बारे में। आदर्श पुरुष आप लोग नाम जानते होंगे। तो आदर्श पुरुष क्या होते थे, वो कुछ विचारधाराओं पे चलते थे, यानी जो फिक्स रहता था वो हमेशा नहीं बदलता था। तो आदर्श विलयन वह होगा जो किसी भी ताप पर क्या करता हो, राउल्ट का नियम का पालन करता हो। आदर्श विलयन किसे कहेंगे, तो वह विलयन जो राउल्ट का नियम का पालन करेगा, सीधी सीधी बात है। जो राउल्ट का नियम का पालन करेगा, यानी नियम का पालन करेगा, राउल्ट का नियम, ये दो बातें हो सकती है। कुछ विलयन ऐसे होंगे जो इस नियम का पालन करेंगे और कुछ विलयन ऐसे होंगे जो ये विलयन नियम का पालन नहीं करेंगे। नियम क्या था कि आंशिक दाब जो होता है वो शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब और मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। बार बार हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोलिए, नोट्स बनाते चलिए, बढ़िया सा फेयर में लिखते चलिए और उसको टाइम टाइम पर याद करिए। एग्जाम के 1 डेढ़ महीना पहले और रिवीजन कीजिएगा, सब कुछ उंगलियों पर आपका याद होगा। राउल्ट का नियम, डाल्टन का नियम, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस सबको याद करते चलेंगे। आदर्श विलयन किसे कहेंगे, वैसा विलयन जो क्या होगा, राउल्ट का नियम का पालन करेगा। अनादर्श विलयन वह होगा जो राउल्ट का
नियम का पालन नहीं करेगा। लेकिन चूंकि दो चार शब्द और जोड़ना पड़ेगा, तो याद रखिएगा कि तापमान क्या होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, और सांद्रता भी क्या रहना चाहिए, स्थिर। जैसा कि हमने बताया कि जो तनु विलयन होता है वो राउल्ट का नियम पालन करता है, जो सांद्रित विलयन होता है वो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है। तो सांद्रता स्थिर रखना है, ये नहीं कि जब मर्जी उसमें पानी डाल के पतला करते गए या गाढ़ा करते गए, ऐसा नहीं चलेगा। यानी सांद्रता और तापमान क्या होना चाहिए, जो भी है सभी सांद्रता और तापमान पर ये नियम लागू होता है। यानी केवल तनु विलयन के लिए नहीं होता है, ये सभी के लिए होता है। तो राउल्ट का नियम जो पालन करेगा उसे हम कहेंगे आदर्श विलयन, जो नहीं करेगा उसे बोलेंगे अनादर्श विलयन। इंग्लिश में इसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आइडियल और नॉन आइडियल, ये जो आपका एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम ऑब्जेक्टिव में भी डाल देंगे और इसको याद कर लीजिएगा, यहीं से ऑब्जेक्टिव बनेगा। बेंजीन और टॉलिन का जो विलयन बनेगा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब चलेंगे तो एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सब चीजें आपको चुटकियों पर नाम, जैसे नाम बोलेंगे आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप चलेंगे तो वहां आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल के लिए क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे कि बेंजीन और टॉलिन जब मिलाते हैं तो वो आदर्श विलयन कहलाते हैं, क्योंकि वो किसी भी सांद्रता और किसी भी तापमान पर राउल्ट का नियम का पालन करते हैं। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब क्या है, उदाहरण है किसका, आपका आदर्श विलयन का। और ये सब याद कर लीजिएगा, मेथनॉल और एथेनॉल, ये 5 को हमने यहाँ लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है 1-2 सवाल। अनादर्श विलयन, जैसा कि हमने अभी अभी चर्चा किया था कि वैसा विलयन जो क्या करता है, आदर्श राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है। बार बार बोल रहे हैं, राउल्ट का नियम क्या है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि किसी भी विलयन में आंशिक दाब से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है वो राउल्ट ने दिया था, ठीक है, राउल्ट के नियम के अनुसार हमने बताया। और गैस के लिए हेनरी का नियम दिए थे, हेनरी ने गैस के विलेयता पर आधारित एक नियम दिया था, जैसा कि हमने बताया था कि जो मोल अंश होता है वो सीधे समानुपाती होता है आंशिक दाब का। वहां भी आपको बताए थे, सब फॉर्मूला एक जैसा दिखेगा, देखिए वहां भी यही था, ये आंशिक दाब है, लेकिन वहां फॉर्मूला था के एच और क्या था, एक्स ए था। देख रहे हैं, हर बार आपको कुछ ना कुछ लग रहा है। यहां पर क्या आया है, तो पी ए बराबर आया है कितना, P0A, और क्या आया है, एक्स ए आया है। ये राउल्ट का नियम है और ये हेनरी का है। ये किसी गैस के लिए लागू होता है, जबकि ये वाष्पशील पदार्थ के लिए लागू होता है, ठीक है। अनादर्श विलयन के बारे में क्या कहा जाता है कि वह सभी सांद्रताओं और तापमान पर राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है, तो इसे हम कहते हैं क्या, अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन वह है जो सभी सांद्रताओं और तापमान पर राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल, एसीटोन, कार्बन डाई सल्फाइड, एसीटोन, एसीटोन और बेंजीन का, साइक्लोहेक्सेन, एथेनॉल का, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का। आगे चलकर ये क्या हो जाएगा, ये 2 प्रकार का होने वाला है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा एग्जाम्पल दिया गया है। अनादर्श विलयन 2 प्रकार का होगा कि ठीक है, अगर आप कहते हैं कि राउल्ट का नियम का पालन नहीं करेगा, तो जब कोई चीज नहीं करता है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव 2 प्रकार का कहानी होता है, वो चीजें हम चेक करेंगे। इनमें अंतर पूछा जाता है, आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या पूछा जाता है, 5 मार्क्स में अंतर पूछा जाता है। तो पहले तो आप ये लिख दीजिएगा कि आदर्श विलयन जो होता है वो क्या होता है, किसी भी सांद्रता और किसी भी तापमान पर क्या होता है, वो राउल्ट का नियम का पालन करता है। अब अगर हम अंतर की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा चीजें आपको समझ में आएगा कि क्या होता है, अंतर समझा देते हैं, एक बार समझ लीजिए चीजों को, ठीक है। मान लीजिए ये ए था, ए मतलब बीले था, अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये बीले था जो वाष्प में बदलता है, तभी तो इसका नाम वाष्पशील था। इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है, ए है।
तो इसमें जितने भी डॉट दिखाए हैं ये अणुओं को हम दिखाए हैं, तो इनके बीच में, अणुओं के बीच में ए और ए के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। ए और ए के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये दोनों अणु आपस में अंतरा आकर्षण, अंतरा आणविक आकर्षण बल के तहत खींचे जाते हैं, ये लोग आकर्षित होते रहते हैं। दूसरा हम विलायक लेते हैं, तो इस विलायक की अगर बात करें, इसका नाम अगर हम बी लेते हैं, तो इसमें जितने भी अणु दिख रहे हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, बी। तो इसमें जो बी होंगे वो आपस में क्या होंगे, आकर्षित होंगे। बी आपस में आकर्षित होंगे, ए आपस में आकर्षित होंगे। अब इन दोनों को मिलाकर क्या बनाते हैं, बिलियन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बिलियन। जैसे बिलियन बनाएंगे तो अब क्या होगा कि इसमें ए भी रहेगा और क्या रहेगा, बी भी रहेगा। तो जो आकर्षण होगा वो ए और बी के बीच में आकर्षण होगा। इस आकर्षण का नाम होता है अंतरा आणविक आकर्षण बल, है ना। अंतरा आणविक आकर्षण बल लिखा हुआ मिलेगा। समझते हैं पहले चीजों को, क्या हम समझाना चाहते हैं। तो मान लीजिए ये दोनों आकर्षण बल लगा रहे हैं, ये दोनों आपस में आकर्षण बल लगा रहे हैं। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ए और बी भी क्या करते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। तो आप जानते होंगे कि अगर आकर्षण बल ज्यादा रहेगा तो ये बिल्कुल चिपक जाएंगे इस तरीका से, और आकर्षण बल कम रहेगा तो ये क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, है ना। आकर्षण बल कम रहेगा तो ये क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये 1 मीटर की दूरी पर है वर्तमान में। यहाँ जो बी और ए है, इन दोनों को भी हम मान लेते हैं कि ये जो दोनों हैं, ये मान लेते हैं कि 1 मीटर की दूरी पर है। ये इतना दूरी नहीं होता, आपको समझने के लिए, मीटर आपको समझ में आता है इसलिए हम समझाने के लिए मान लेते हैं कि जो ए का अणु है वो आपस में आकर्षण कर रहे हैं लेकिन 1 मीटर की दूरी पर है। बी के जो अणु है वो भी आकर्षण कर रहे हैं और वो कितने मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर, समझने के लिए। जब इन दोनों को मिलाते हैं यहाँ पर तो यहाँ 3 बातें हो सकती है। क्या क्या हो सकता है कि हो सकता है ए और बी आपस में उतना ही दूर पर हो जितना दूर पर पहले हुआ करते थे। तो कितना मान लेते हैं, 1 मीटर, ये पहला केस हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि ये दोनों बहुत तेजी से आकर्षित करते हों और करीब आ जाए, तो ये हो सकता है कि ए और बी काफी करीब आ जाए और ये 1 मीटर से बहुत कम आ जाए। या तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये बहुत दूर चले जाए, ए और बी आपस में बहुत दूर चले जाए, यानी आकर्षण बल बहुत कम लगता हो और ये मान लीजिए 2-3 मीटर पे चले जाएं। इस तरीका से कितने कंडीशन हुआ, 3 शर्त हुआ कि अगर ए और बी को मिलाकर बिलियन बनाते हैं तो उनके अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल जो होता है उसी पर सारा खेल है, आगे का जो अंतर बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप समझिएगा, ये जितना जगह ये घेर रहा है, जितना दूरी पर खड़े हैं उतना जगह घेरेंगे, उतना ही जगह ये घेर रहा है बी, और जब मिलाते हैं तब भी उतना ही जगह घेर रहा है, यानी आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी जगह जो घेरने वाला कहानी है वो परिवर्तन नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि 1 मीटर की दूरी पर अभी है तो इतना जगह घेरा है, बी भी इतना ही जगह घेरा है, और मिलाने के बाद भी उतना ही जगह घेरे तो इनके आयतन में परिवर्तन क्या हो जाएगा, 0। आयतन में परिवर्तन जब हो तो इस चीज को हम कई बार आपको बताए थे कि परिवर्तन जो होता है उसको हम डेल्टा से लिखते हैं, और यहाँ बिलियन लिख सकते हैं आप, चूंकि बिलियन की कहानी है, और भी लिखेंगे, भी का मतलब वॉल्यूम होता है। आप इस तरीका से लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट डेल्टा भी लिख सकते हैं, है ना, मिक्सर लिख सकते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जब ये दोनों अलग अलग थे तो कितना जगह घेरते थे, और जब दोनों को मिलाया गया अब कितना जगह घेर रहे हैं और उनमें अंतर कितना है, यही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, या आप ऐसे समझिए कि ये मान लीजिए 2 लीटर का है, लीटर में समझते हैं, ये 3 लीटर का है। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ कितना हो सकता है, तो आप जाहिर सी बात है आप कहिएगा सर 5 लीटर होगा ऐसे। ठीक है, पहले कितना था दोनों का, तो 5 लीटर, बनने के बाद कितना हुआ, 5 लीटर, फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो बाद में 5 लीटर हुआ, और पहले दोनों को जोड़कर 5 लीटर, अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, जब ये दूरी बराबर होगा। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि 2 लीटर और 3 लीटर को मिलाएंगे और यहां जो कहानी हो जाए ये 4 लीटर हो गया। ये हम समझने के लिए बता रहे हैं
है ना, 2 लीटर और 3 लीटर को मिलाए तो कितना लीटर हो जाए, 4 लीटर हो जाए। ये कब संभव है, ये कब संभव है, जब अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादा हो जाए। देखिए ध्यान से, 1 मीटर की दूरी है, 1 मीटर की दूरी है, जब मिलाया गया तो काफी करीब आ गए। अब दूरी क्या हो गया, कम हो गया, जगह कम घेर लिया। जगह कम घेरेगा तो यानी जगह कम घेरेगा यानी आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब घटाइए, 4 में से शुरुआत 2 और 3 5 घटाएंगे तो यहाँ -1 आएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि 2 लीटर और 3 लीटर को मिलाएं और 8 लीटर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। कब होगा ये, कब होगा, जब अंतरा आणविक आकर्षण बल मिलाने के बाद बहुत कम हो, आकर्षण बल कम हो, तो एगो उधर जाके घूम रहा है, एगो इधर घूम रहा है, दूरी बढ़ गया, है ना, दूरी क्या हो गया, बढ़ गया। दूरी बढ़ जाता है तो आयतन भी बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ गया तो आयतन भी बढ़ा। दूरी क्यों बढ़ा, क्योंकि अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए इतना जगह घेरा है, इसका मतलब 8 लीटर। अब इस 8 में से 2 और 3 ये शुरुआती है, 5 है, ये कितना है, 5 और फाइनल 8 घटाएंगे तो कितना होगा, प्लस में 3 आया। यानी हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा भी है वो 0 भी हो सकता है और डेल्टा भी 0 नहीं भी हो सकता है। नहीं होगा तो पॉजिटिव होगा और क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहां तक समझ गए। अब आते हैं, हम आपको अंतर समझाते हैं कि अंतर में कहां पे आएगा। देखिए जब अंतर पढ़ते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, तो हमने बताया था कि ये नियम राउल्ट का नियम का पालन करेगा और ये राउल्ट का नियम का पालन नहीं करेगा, मतलब काट देंगे। देखिए आयतन में परिवर्तन यहां आया ना, आयतन में परिवर्तन, मिश्रण में आयतन में परिवर्तन। ये आयतन में परिवर्तन क्या हुआ था, अभी बताए थे, ये 0 हुआ था और ये 0 नहीं हुआ था तो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अंतरा आणविक आकर्षण बल से यहां आएगा, देखिएगा एंथैल्पी भी उसी तरीका का है, एंथैल्पी 0 होगा और एंथैल्पी 0 नहीं होगा तो पॉजिटिव होगा, या ये नहीं याद करना, ये अगला टर्म में आएगा अनादर्श विलयन में। तो आदर्श विलयन में क्या होगा, 0 होगा आयतन परिवर्तन, एंथैल्पी 0 होगा। और देखिए अंतरा आणविक आकर्षण बल, देखिए अंतरा आणविक आकर्षण बल ए बी ए बी बी के आकर्षण के बराबर होता है। मतलब हमने बताया कि जो ए और ए के बीच में लगने वाला बल था, बी और बी के बीच में लगने वाला बल था, ये बराबर हो जाए किसके, ए और बी के, यानी विलयन है ये। तो अगर ऐसा हो तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं तभी ये 0 हो रहा था, जबकि ए बी का आकर्षण बल बराबर नहीं हो ए और बी के, बी बी ए विलेय है, बी विलायक है। ठीक है, तो यहां तक आपने समझा। आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, ये आपको पूछा जाता है। पीछे जब क्वेश्चन बैंक आप पढ़ेंगे तो उसमें पूछा गया है कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, और उस कड़ी में आप अंतर भी देखेंगे, सवाल में पूछा जाता है। हम सिंपल शब्दों में आपको बताने की कोशिश किए हैं कि आदर्श विलयन राउल्ट का नियम का पालन करेगा सभी सांद्रता और ताप पर, जबकि अनादर्श विलयन जो होते हैं वो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं, वो विशेष परिस्थिति में पालन करते हैं, हमेशा पालन नहीं करते हैं। क्लियर है। दूसरा, आयतन में परिवर्तन 0 होगा, क्योंकि आयतन कोई बदलेगा ही नहीं तो उसे आदर्श कहते हैं, बदलाव होना ही नहीं चाहिए। बदलाव होता है, हम लोग में भी कई बार बदलाव होता है, तो कई बार हम लोग के लिए अच्छा आता है, बात सुनने को मिलता है कि आप बदल गए, बहुत अच्छे हो गए, या आप पहले से ऐसे हो गए, आप सुने होंगे। तो बदलाव इसमें नहीं होता है, सब 0, आदर्श में सब 0, जैसे के तैसे रह जाता है। जबकि अनादर्श में क्या होता है, सब काटा जाएगा, 0 के बराबर नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसमें जितना भी देख रहे हैं नॉट इक्वल टू का साइन लगा है, यानी बराबर नहीं है। यहां तक समझ गए। आज हमने पढ़ा राउल्ट का नियम, वाष्पशील पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम, और राउल्ट का नियम द्रव के लिए होता है, जबकि हेनरी का नियम गैस के लिए। दोनों सेम था, हमने कई बार लिखा है, रिवाइज क्लास इसी में जब खत्म करेंगे तब आपको बताएंगे कि किस तरीका से इसका कहानी है। ठीक है ना। अब आता है अनादर्श विलयन के प्रकार। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं आपने आज क्या क्या सीखा। ये था हेनरी का नियम, जो कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। हेनरी का नियम के बारे में कि जब किसी गैस की विलेयता पर बात करें घुलने का, तो वो आंशिक दाब और मोल अंश के बराबर होता है। यही सेम चीज लिखा जाता है राउल्ट के द्वारा, लेकिन यहाँ पर आप केच लिखते हैं, उन्होंने लिखा था शुद्ध अवस्था का दाब और क्या, मोल अंश। देख रहे हैं, दोनों वैज्ञानिक समकालीन थे, तो उस तरीका से उन्होंने किया था। ठीक है, इसके बाद आया था डाल्टन का नियम। क्या आया था, डाल्टन का नियम आया था।
डाल्टन के नियम के बारे में हमने बताया था, या आप भी जानते हैं कि आंशिक दाब किसके बराबर होता है? तो कहिएगा सर, टोटल कुल दाब जो होता है वो आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। इसका वैल्यू चेंज कर दीजिए या इसका वैल्यू चेंज कीजिए और आपका फाइनली फॉर्मूला ये बनकर आता है, आंशिक डाल्टन का कुल वाष्प दाब का सूत्र आता है। इसके बाद हमने राउल्ट के नियम का सीमाएं बताया कि ये सभी तनु विलयन के लिए लागू होता है, ये रिएक्शन करने वाले यौगिक पे लागू नहीं होता है और जुटने और टूटने वाले यौगिकों के लिए या अणुओं के लिए लागू नहीं होता है। फिर हमने बताया आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में और फिर इनका अंतर हमने समझाने की कोशिश किया। फिर से एक बार बता रहे हैं कि आप चीजों को हार्ड ना करें, चीजों को आसान करना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि एक कॉपी बनाएंगे और उस कॉपी में, केमिस्ट्री के कॉपी में शुरू से एक एक टॉपिक को पर डे आप लिखिए और अगर आप घर पे देख रहे होंगे वीडियो तो रोक दीजिए, रोक के अच्छे से फेयर बनाइए और इस चीज़ों को हम समझा रहे हैं वैसे आप समझिए और वापिस जाइए, पुराना वीडियो देखिए। पढ़ाई आप अपना जारी रखें और बेहतर पढ़ाई करते रहें, ठीक है। कोई भी केमिस्ट्री का टॉपिक आपके लिए क्या नहीं रहना चाहिए, अनजान नहीं रहना चाहिए। एग्जाम हॉल में बैठे तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, अच्छे से तैयारी होना चाहिए आपका और अभी से थोड़ा थोड़ा तैयारी करते रहें और हमेशा वीडियो देखते रहें। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ अलग टॉपिक के साथ।